नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 जुलाई 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला पोस्ट पैंडेमिक स्मार्ट सिटी को लेके है। देखिए, यहाँ पे ऑथर सीधे सीधे बीजेपी की जो स्मार्ट सिटी पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोई बहुत प्रॉपर स्टैटिस्टिक यहाँ पे ऑथर ने नहीं दिए हैं। बस हवा हवा में बातें करके बीजेपी ने ये किया। खासकर ये जो अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड्स अनाउंस हुए ना 2020 के, उस स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में जिस प्रकार के भी पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया गया, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अभी जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, भारत सरकार ने बोला है कि ये बहुत इफेक्टिव टूल थे। कोविड के समय पे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताना, ये इन आईसीसीसी सेंटर से हो रहा था, ऐसा सरकार ने बोला। लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड वेव के दौरान तो कुछ हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब थे, जबकि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी रैंकिंग मिल रखी है। तो कुल मिला के सीधे ही सीधे सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को आप एग्जाम में कोट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा भी नहीं। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम लिविंग इट। और कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक भी नहीं उस आर्टिकल में, क्या ही बताऊं आपको। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं बोलूंगा बहुत अच्छा आर्टिकल है। जो स्टॉक मार्केट है ना हमारे, वहां पे एक बबल सा नजर आ रहा है, जैसे हर्षद मेहता ने किया था ना कि सर खरीदो खरीदो, तो ज्यादा शेयर खरीद के शेयर के दाम को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया। कुछ कुछ ऐसा अभी स्टॉक मार्केट में हो रहा है, और कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स खतरे में लग रहे हैं। अब आप बोलोगे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर्स जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के 5 शेयर 10 शेयर खरीदेंगे। तो मान लो एसबीआई का एक शेयर 1000 रुपए का मिल रहा है, मुझे नहीं पता कितने का है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, 60,000 रुपए तनख्वाह आई, तो 10,000 रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मैंने 10 शेयर एसबीआई खरीद के साइड रख लिए। तो आई एम एन रिटेल इन्वेस्टर। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भाई करोड़ों की ट्रेडिंग करते हैं। तो इस समय पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हमारे स्टॉक मार्केट में, वो रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा खरीद बेच रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, होल्डिंग्स को अपने पास रख नहीं रहे, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी होल्डिंग्स के साथ, जिसके चलते एक बबल बस सा नजर आ रहा है। ये क्या पूरा का पूरा आर्टिकल है, कैसे हमारे स्टॉक मार्केट्स में कुछ गलतियां नजर आ रही हैं यहाँ पे ऑथर को, इसको मैं यहाँ पे टेकअप करूंगा। तो मैं बोलूंगा आज का सबसे अच्छा आर्टिकल यही है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रिलीफ एंड रिकम्पेंस। देखिए, सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो डीएमए 2005 का सेक्शन 12, उसके चलते एक्स ग्राशिया पेमेंट दिया जाएगा, वन टाइम कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोल दिया कि गाइडलाइंस फॉर्म करो। इसके बारे में पिछले 2 दिन से ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में एडिटोरियल में बातचीत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोबारा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस आर्टिकल को मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिए गए हैं, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पोर्टफोलियो क्या क्या है ये नहीं बताया गया। तो अभी भी कहीं ना कहीं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और ये जो बीजेपी का गठबंधन बना है पुडुचेरी में, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती वहां पे नजर आ रही। एक चीज तो क्लियर हो गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अब नहीं बनाई जाएगी, जो कि पहले बीजेपी की जो लोकल विंग थी वो बनवाना चाहती थी, लेकिन रंगस्वामी जी बनवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो कुल मिला के इस समय पे पुदुचेरी में क्या हो रहा है उसके बारे में एक क्वाइट रिकैप ले लेंगे। वैसे तो पुदुचेरी की जो क्राइसिस है ये किरण बेदी जी के समय से ही चल रही थी। पिछले चीफ मिनिस्टर को भी ऐसा बोला जाता है कि किरण बेदी जी ने काम नहीं करने दिया, और अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लोकल यूनिट है और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की जो चीफ मिनिस्टर है, इनके बीच में कुछ अनबन टाइप की चल रही है। हालांकि वो अनबन बहुत ज्यादा ओपन में नहीं है। तो उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। एक आर्टिकल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट से लेकर। देखिए, स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन से मैंने रेड में बहुत से सवाल बना रखे हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था। ऑब्वियसली बात ये किसके लिए है, उन कंपनीज के लिए जो चल नहीं पाई। तो जो चल नहीं पाई भाई उनको बंद करो, जबरदस्ती उनको क्यों खींच रहे हो। तो अभी ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने पिछले 5 सालों में किस प्रकार से काम किया और बीच में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, उसके बारे में 3-4 व्यू पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। तो अलग अलग ऑथर्स के व्यू पॉइंट से 2 से 3 व्यू पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब वैसे तो देखिए, अगर आप स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड पे थीसिस करने गए तो पूरे दिन बैठे रह जाओगे, आपका चीजें सॉल्व नहीं होगी। सरकार भी तो समय समय पे इनमें जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में बहस करते रहते हैं, एक्सपर्ट से अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। वो पॉइंट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। 2 से 3 वैलिड पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एक आर्टिकल है ट्रैकिंग डाउन मीटिंग्स बिहाइंड द सीन। सुहासिनी हैदर जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, काफी अच्छा आर्टिकल है।
ये बता रही हैं कि जर्नलिस्ट को किस प्रकार की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करते वक्त। देखिए, जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर डिप्लोमेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो सारी मीटिंग्स जनता के सामने नहीं होती हैं, पब्लिक गेज में नहीं होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकॉक में, मालदीव्स में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कुछ देश हो सकता है बैक एंड से अपने रिश्ते अच्छा करने के लिए जो उनके इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स हैं उनकी एक मीटिंग करा दें, लेकिन वो मीटिंग पब्लिक गेज में नहीं आती है, मीडिया कवरेज में नहीं आती। लेकिन जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट हैं, वो उस मीटिंग को भी कवर करने के लिए पीछे भागते रहते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स के, हमारे मिनिस्टर्स के। तो वो एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे सुहासिनी हैदर जी बता रही हैं। बैक चैनल टॉक्स की रिपोर्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में बात कर रही हैं। इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लगा, सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग। और फिर दिल्ली असेंबली से रिलेटेड आर्टिकल है। दिल्ली असेंबली में जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने दिल्ली असेंबली को किस प्रकार से बेकार कर दिया है, किस प्रकार से कोई ताकत छोड़ी नहीं है, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स बताए गए हैं, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। वैसे इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बिल को। तो कुल मिला के 4 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल मेंबर्स देख लेते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया। तो विनय सिंह ने हमको ज्वाइन किया, तमन्ना दहिया ने हमको ज्वाइन किया। एक्चुअली तमन्ना दहिया 6 मंथ से मेंबर है। थैंक यू सो मच तमन्ना, शी हैज बीन अ मेंबर फॉर 6 कंटिन्यूअस मंथ्स। देन रोशन गौतम ने हमको ज्वाइन किया, सुदेव मंडल ने हमको ज्वाइन किया, कुणाल गुप्ता हैज बीन अ मेंबर ऑफ द चैनल फॉर कंटिन्यूअसली 4 मंथ्स। और फिर अदिति अग्रवाल ने हमको ज्वाइन किया और अंकिता कृष्णा त्रे ने हमको ज्वाइन किया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अंकिता कृष्णा त्रे, अदिति अग्रवाल, कुणाल गुप्ता, सुदेव मंडल, रोशन गौतम, तमन्ना दहिया and finally Vinay Singh. I welcome you all to my channel as a member. Thank you so much for your continued support. चलिए आज के डिस्कशन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, हमेशा की तरह जो मैं बात करता हूँ, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। जितने ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे उतने ज़्यादा व्यूज़, उतने ज़्यादा यूट्यूब की एल्गोरिदम काम ही ऐसे करती है, इसलिए बार बार ये बोलना ही पड़ता है। शुरुआत के समय पे जितने लाइक्स और जितने व्यूज़ और जितने कमेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे ये एल्गोरिदम काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बबल बस्ट इन नो फिक्डम ऑफ इमेजिनेशन चैनल। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ध्यान से। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, मैं बहुतों के जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो दिल छोटा मत करिएगा। आप देख ही रहे हैं कि लगातार आपके लिए वीडियोज़ आ रही हैं करंट अफेयर्स की, स्टैटिक की, तो मैं इसी में दिन भर लगा रहता हूँ, कभी कभी समय नहीं मिल पाता। तो अब बबल बस्ट इज नो figment of imagination. Economic parameters appear confused and investors should not be tempted to ignore macroeconomic factors. कुछ ऐसा चल रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में अभी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है, कुछ 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, अभी बीच में रुकी हुई, जल्दी मैं अपलोड करूंगा। अब देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना, और कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड दिखे, तो जो बीच का ब्रोकर होता है वो पता है उसको क्या डायलॉग चेपता है कि सर आपको पता है अगर मार्च 2020 में अपना पैसा आपने लगाया होता, अब तक आपका पैसा दुगना हो गया होता। वो फिर हेरा फेरी करके मूवी थी ना, जहाँ पे अक्षय कुमार पैसा डबल कर रहा था 25 दिनों में। यहाँ पे 25 दिनों में तो नहीं हो रहा, बट मार्च 2020 से लेके अब तक जरूर हो रहा है। और जब भी इस प्रकार के पॉइंट किसी इन्वेस्टर को बताए जाते हैं तो इन्वेस्टर्स के हार्मोन दौड़ने लगते हैं। अभी देखिए क्या है ना कि पैसा हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोगों के पास हो, किसी के पास 1 लाख हो सकता है किसी के पास 10 करोड़ हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन फील गुड हार्मोन तो काम कर ही रहा है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी म्यूचुअल फंड में उतना इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, फिक्स डिपॉजिट वैसे ही बेकार हो गए, इन्फ्लेशन तक को कैटर नहीं कर पा रहे वो लोग, तो सब स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार ही स्टॉक मार्केट को सपोर्ट कर रही है। उसका रीजन ये है कि एफडी और बाकी सेविंग स्कीम्स के जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा नीचे हो चुके हैं। तो एक इंपल्सिव लोगों के अंदर आप कह सकते हो ना, बिहेवियर बाइस टाइप का आ गया है कि हाँ भाई यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर दोगे तो इतना पैसा लग जाएगा। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट्स की, तो इन्वेस्टर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं, वो हमेशा सेंसिबल नहीं होते हैं, लार्जर पिक्चर नहीं पकड़ पाते। जैसे कि नोबेल लॉरिएट डैनियल कहनेमैन का क्या बोलना है कि humans usually the first system of fast thinking to hurriedly act and perceive their environment. Consequently, they are susceptible to priming effect, framing bias, anchoring effect, overconfidence bias, availability heuristic. इन सब का मतलब मैं नहीं समझाने वाला। प्राइमिंग इफेक्ट का मतलब कुछ ऐसा होता है कि कोई एक स्टिमुलाई आपको दिया गया और उस स्टिमुलाई के बेसिस पे सब्सिक्वेंट स्टिमुलाई के
ऊपर आपने एक अलग तरीके से काम किया, मतलब स्टिमुलाई कुछ इसी प्रकार का हो गया कि आपको झांसा दिया गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को देखो, इसने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कमाया, इसका पैसा देखो ऐसे डबल हो गया, तो ये आपके लिए एक स्टिमुलाई है, आपको भी लगेगा कि मेरे पास पैसा है, स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, डालते रहो। और कहीं ना कहीं लोग पैसा डाल भी रहे हैं, इसीलिए आप देखोगे स्टॉक मार्केट में बूम सा आ रहा है और पैसा डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं। ओके, अब क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर शेयर है, उस शेयर को लोग खरीद रहे हैं, तो शेयर का दाम था 10 रुपए। होता है ना कि जब जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो पहले शेयर था 10 रुपए का, आप खरीदते गए 11 का हुआ, 12 का हुआ, 18 का हुआ, 20 का हो गया, तो 100% का इंक्रीमेंट हो गया उस शेयर में। इस प्रकार की चीजें बहुत होती हैं हमारे स्टॉक मार्केट्स में। लेकिन अगर शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और शेयर को खरीदना और बेचना एक इन्वेस्टर को उस कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पे करना चाहिए। ये पर्टिकुलर फिनोमिना लोग नहीं समझ पाते हैं, यहां पे लोग धोखा खा जाते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, these phenomena thus play their part in pervading optimistic market condition. As a result, investors often end up ignoring or overlooking uncertainties and risk involved in their decision. They get so enamored with the idea of making a killing that they forget that in the month of March last year itself, the market had tanked a fourth of its capitalization, causing mayhem. देखिए, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, स्टॉक मार्केट्स में जितने भी एसेट्स इन्वेस्टेड हैं उनकी कंबाइंड वर्थ कितनी है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था, एकदम से स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था, पूरी दुनिया का गिरा था, इंडिया का अकेले का नहीं गिरा था। ये कॉमन है, जब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, बीमारी फैल रही है, तो स्टॉक मार्केट काफी हद तक सेंटीमेंट पे चलता है, तो नीचे गिर जाएगा। अभी मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया, उस समय पे हर पर्टिकुलर शेयर नीचे गिरा हुआ था, तो सबको ये लग रहा था यार शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो। नो डाउट उस समय पे जिसने भी शेयर खरीदा है उसको अपने शेयर का रिटर्न मिला है, ठीक है। बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल वजह से वो शेयर नीचे की तरफ गिर गए थे, डिस्टेबलाइज हो गए थे, बाद में थोड़े तो स्टेबल हो गई, तो वो स्टेबल हुए, ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ने शुरू हुए, तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरा और फिर बाद में ऊपर बढ़ा। अब ये जो ऊपर बढ़ने की वजह थी, ये जरूरी नहीं है कि जो अलग अलग कंपनीज हैं प्रॉफिट कमा रही हैं इसलिए ऊपर बढ़ रहा हो, समझ गए। यहां पे नजिंग का फिनोमिना एक रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। आप बोलोगे नजिंग क्या है, नजिंग मतलब कि एक ऐसी डिलिबरेट टैक्टिक्स, एक ऐसा मेथड बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जिससे कोई आर्किटेक्ट आएगा, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बोलेगा कि पैसा लगाओ लगाओ, खरीदो, स्टॉक मार्केट उठाओ। जैसे हर्षद मेहता स्कैम आपने देखा है ना, वहां पे हर्षद मेहता क्या कर रहा था, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को वो आइडेंटिफाई करता था और टारगेट करता था कि इस कंपनी के शेयरों को 20 रुपए प्रति शेयर से बढ़ा के मैं 300 रुपए प्रति शेयर पे लेके जाऊंगा। तो वो क्या करता था कि उसके पास जो एसेट्स होते थे उनसे वो शेयर खरीदता था, आसपास के मार्केट के बैंकों का पैसा उठा के वो शेयर खरीदता था। जब शेयर के दाम उठने लगते थे तो आसपास जो लोग होते थे ना, वो भी उन शेयरों को खरीदना शुरू कर देते थे, क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब ह्यूमंस को लगता है कि हाँ भाई इस चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में खासकर टेंडेंसी बहुत होती है कि दाम बढ़ रहे हैं तो और खरीदते रहो खरीदते रहो, क्योंकि इसके दाम बढ़ते रहेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ओके, और देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट surge in the Indian stock market is indeed nudging individual investors to trade more, but who is playing the role of choice architect and what their intentions are remain the moot questions। मतलब कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई है, कोरोना के पैंडेमिक के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअली में पीछे से पुश बैक क्या है, यहाँ पे इस नजिंग एक्टिविटी को बढ़ा कौन रहा है, कौन इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इस बात पे फोर्स कर रहा है कि देखिए फोर्स कोई सीधे सीधे तो कर नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट में एक बूम आया है और उस बूम को देखते हुए ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो बूम एक्चुअली में आ कैसे गया, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि कंपनीज प्रॉफिटेबल हुई हैं ये तो देखिए कम ही चांसेस है, दुनिया भर में बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत अमीर हो गए हैं, हमको पता है। ओके, आप देखोगे कि जो दुनिया भर की दौलत है, जितना भी कोरोना के पैंडेमिक में नुकसान किया था उसको दुगना कमा लिया, तिगुना कमा लिया, इस प्रकार की बहुत सी रिपोर्ट्स आती रहती है, और गरीब होते चले गए। लेकिन ये जो कमा लिया ये किसके बेसिस पे आती जाती है कि उनकी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन कितनी है। एकदम से बीच में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, क्यों बन गए थे, क्योंकि एकदम से उनकी कंपनी की जो शेयर्स थे ना वो बूम मार गए थे, उछाल मार गए थे। तो ये कितने अमीर है कितने गरीब है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके शेयर्स में कितना उछाल आया है।
और शेयर का उछाल काफी हद तक सेंटिमेंट पे काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर स्टैटिस्टिक पे काम कर रहा हो। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डाटा क्या बोलता है? दैट द शेयर ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज राइजन टू 1/2 ऑफ द टोटल टर्नओवर इन 2021 एज कंपेयर टू अराउंड 1/3 इन 2016। कहना मतलब क्या है कि भाई देखिए, यहां पे बात हो रही है ट्रेडिंग वॉल्यूम की। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब कितने शेयर खरीदे गए, कितने शेयर बेचे गए, ये होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ओके, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने मान लीजिए एसबीआई के 10 शेयर खरीदे, अभी वो 10 शेयर खरीद के मैं अपने पास रख लूं अगले 5 साल के लिए, तो एक सर्कमस्टांस हो गया। दूसरे सर्कमस्टांस में क्या होगा कि भाई मैंने 10 शेयर एसबीआई खरीदे, मुझे लगा कि यार सही नहीं हो रहा, मैंने 10 शेयर एसबीआई के बेच दिए, जो पैसा आया उससे 5 शेयर पीएनबी खरीद लिए, 5 जियो खरीद लिए, फिर उनको भी बेच दिया, फिर कोई और खरीदा। तो मैं लगातार खरीद बेच रहा हूं, तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 में लगभग 1.5 गुना हो गया है, और 2016 में लगभग अभी का 1/3 था। ओके, तो हैज राइजन टू 1/2 ऑफ द टोटल टर्नओवर इन 2021। ओके, मतलब कि 2020 के रिस्पेक्ट में देखिए तो जो टोटल ट्रेडिंग है 2021 में 1.5 गुना हो गई है, जबकि 2016 में वो केवल 33% थी 2020 वाले फिगर के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा खरीद बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा इंट्राडे मूव्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का बढ़ा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कम हुआ है। देखिए क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट द शेयर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज श्रंक टू जस्ट अबाउट अ 10th, मेकिंग इट हाफ ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी इन 2016। 2016 के रिस्पेक्ट में अब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1/2 हो गया, 10% हो गया। अच्छा, इस स्टैटिस्टिक में, इस वाली स्टैटिस्टिक में शायद मैंने 2020 बोल दिया। एक्चुअली मतलब ये है कि जो भी टोटल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में रोल प्ले करते थे 2016 में, जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम की थी वो 1/3 के लगभग थी, और वो 2021 में 1/2 से ज्यादा हो गई। मतलब लगभग 33% या उससे कम इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का था 2016 में, और वो 2021 में 50% से ऊपर चला गया। ये फिगर्स अगर आपको नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, ओके, लेकिन आपको ये बेसिक, आप कह सकते हो फैक्ट याद रहना चाहिए कि देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 2021 में कंपेयर टू 2016 बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या? नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम, और यही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनका इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा घट गया है। तो 2016 से लेके 2021 तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1/2 हो गया है, 1/10 हो गया है, 10% हो गया है 2016 का। लेकिन 2016 में इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम रिटेल इन्वेस्टर्स का 33% या उससे कम था, और 2021 में वो 50% से ज्यादा हो गया। ओके, अब खास बात यहां पे ये है, ये तो बात की हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम की। एक चीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? जितने भी स्टॉक्स आपके स्टॉक मार्केट में घूम रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को आप जोड़ दो, वो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो वो मार्केट वैल्यू गिरी थी, स्टॉक के दाम गिरे थे, तभी तो कैपिटलाइजेशन 1/4 से गिर गया था मार्च 2020 में। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? तो भाई देखिए वो काफी कम है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अभी तक जितने भी मार्केट शेयर फ्लोट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में उसके 20% से कम शेयर हैं। मतलब ओवरऑल अगर 100 रुपए के शेयर मार्केट में घूम रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो 20 रुपए से कम है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास। और ये जो आपके होलसेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, एफआईआईज हैं, इनके पास 50% से ज्यादा स्टेक्स हैं। समझ गए बात को? मतलब अगर 100 रुपया इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं उनको बेचो तो 100 रुपया मिलेगा, तो 100 रुपए में से 20 रुपए से भी कम हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास हैं जो कि 50% से ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वहीं पे अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर लो तो वो ट्रेडिंग कम कर रहे हैं लेकिन 50% से ज्यादा कैपिटलाइजेशन, 50% से ज्यादा, 50 रुपए से ज्यादा के, कहते हैं ना कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके पास है 50% से ज्यादा। तो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द वल्नरेबिलिटी।
कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेडिंग बहुत कर रहा है, और ट्रेडिंग करना कोई फायदेमंद काम नहीं होता है। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई ब्रोकर नहीं है कि हर ट्रेडिंग पे उसको पैसा मिल रहा है। एक्चुअली हर ट्रेडिंग में उसको पैसा देना पड़ रहा है। जब भी आप एक स्टॉक खरीदते हो और जब भी आप एक स्टॉक बेचते हो, चाहे एचडीएफसी, एसबीआई, किसी का भी आप प्लेटफॉर्म यूज करो, आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ फीस देनी पड़ती है, कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उतना ज्यादा सरकार के पास पैसा जा रहा है, उतना ही ज्यादा ये स्टॉक मार्केट्स कमा रहे हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर लूज कर रहा है। वो कुछ ज्यादा कमा नहीं रहा है, क्योंकि उसको हर पर्टिकुलर ट्रेड पे पैसा पे करना है। बहुत छोटा होता है बट पे करना होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि उसको पे नहीं करना होता है। तो उसकी जेब से पैसा मिल रहा है ज्यादा ट्रेडिंग के चलते, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 20% से कम है। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 50% से ज्यादा है। और खास बात यहाँ पे ये है कि ये सब एक ऐसे समय पे हो रहा है जहां पे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स हिले हुए हैं। 2020-21 की बात करिए तो हमारी जीडीपी 7.5% से कम गई है। एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिर रहा है, बहुत सारे लोग पॉवर्टी में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गरीब हो रहे हैं। अभी ऐसे समय पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड का क्या बोलना है? होता है ये, देखिए, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जब भी कोई एक कंपनी जॉब ले ऑफ करती है, लोगों को नौकरी से निकालती, तो उसके स्टॉक मार्केट के दाम बढ़ते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बोला कि जब इंडिया में कोरोना का पैंडेमिक लगा तो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला, तो उसके चलते भी उनकी जो स्टॉक्स के दाम थे, शेयर्स के दाम थे, थोड़ा बढ़े। लोगों को शायद लगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लगा कि शायद ये प्रॉफिट है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की एक और वजह थी, बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म से, एफडी जैसे, म्यूचुअल फंड जैसे, इनमें रिटर्न्स बहुत कम आ रहे थे और लोगों को ज्यादा रिटर्न चाहिए। सोचिए, मेरे पास 100 रुपए पड़ा है, अगले साल मुझे एफडी के थ्रू 105 रुपए मिलेगा, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन ही 7% होगा, तो मुझे तो 2% का नुकसान हो रहा है ना। तो मैं तो सोचूंगा कि मैं अभी 100 रुपए खत्म कर दूं, या अभी 100 रुपए। तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, यार 100 रुपए स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, एक साल में दुगना हो रहा, तो 15% भी बढ़ा तो कम से कम ये एफडी से तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार की चीज लोग यहाँ पे सोचते हैं। ओके, लेकिन स्टेबल नहीं है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एसबीआई के 10 शेयर खरीद के मैं अगर अपने पास रख लूं, दैट इज गुड, बट मैं खरीद रहा हूं, फिर बेच रहा हूं, फिर कोई दूसरे खरीद रहा हूं, फिर बेच रहा हूं, वो काम गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि भाई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर उतना नहीं सोच पाता है। एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर ये चीज नहीं समझ पाता है कि एक कंपनी के शेयर्स को आप उसके प्रॉफिट के हिसाब से खरीदो। ओके, क्या होता है कि जब किसी एम्प्लॉय को कंपनी ले ऑफ करती है ना, तो उसका वेज बिल घटता है, तो उसके वेज बिल घटने की वजह से जो उसके शेयर के दाम में बढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एक कंपनी में अगर पैसा लगाना है तो प्रॉफिट के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। ओके, और जब भी बात ये होती है ना कि स्टिमुलस और प्रॉफिट और यूफोरिया कॉज्ड बाय हैप्पी हार्मोन्स, व्हाटएवर द रीजन एट ऑल, द स्टॉक मार्केट हैज बीन ड्रॉइंग अवेलेबल एक्सेस लिक्विडिटी। लोगों के अंदर ये जो हैप्पी हार्मोन है, लोगों के अंदर ये जो फीलिंग है कि बाकी तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से पैसा आ नहीं रहा है, और मार्च 2020 में पैसा लगा दिया होता तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया होता, और अब तो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आई है, तो अभी भी पैसा लगा दो, बाद में बहुत आ जाएगा। तो इस प्रकार की चीजों के चलते स्टॉक मार्केट में पैसा जरूरत से ज्यादा पहुंच रहा है। अब जब जरूरत से ज्यादा पैसा पहुंचता है, वो चल नहीं पाएगा। अब बात करो इन कॉर्पोरेट्स की। देखिए, कॉर्पोरेट्स कि जो लीडर्स हैं, उनकी कंपनियों के जब शेयर बढ़ते हैं, नो डाउट उनको फायदा होता है, लेकिन सिर्फ शेयर मार्केट में उछाल गिराव से उनकी कंपनी चलने वाली नहीं है। उनकी कंपनी बेसिक फंडामेंटल्स पे चलती है। एक्चुअली में क्या हो रहा है इकोनॉमी में, और एक्चुअली में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड इनकम गिर रही है, डिमांड गिर रही है। जब हाउस होल्ड इनकम गिर रही है, डिमांड गिर रही है, तो लोग ज्यादा खरीदारी नहीं करेंगे, और यही कंपनियों के गुड्स बिकेंगे नहीं। जब यही कंपनियों के गुड्स बिकेंगे नहीं, गोडाउन में पड़े रहेंगे, तो ये कंपनियां अपने गुड्स को सस्ते दाम पे बेचेंगी। सस्ते दाम पे बेचेंगी तो इनका रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटेगा तो इनका स्टॉक प्राइस भी घटेगा। तो अभी के लिए ये जो बूम सा आया हुआ है ना स्टॉक मार्केट में, अगर इकोनॉमी रिकवर नहीं करती है, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं आता है, तो डिमांड गिरनी है, और डिमांड गिरनी है तो इन कॉर्पोरेट्स के गुड्स नहीं बिकने, गुड्स नहीं बिकने तो रेवेन्यू नहीं आना, प्रॉफिट नहीं आना, तो इनका प्रॉफिट गिरना है, और बाद में स्टॉक मार्केट का प्राइस दाम भी गिरना है। समझ गए आप बात को? तो फायदा यहाँ पे कौन कमा रहा है? वो कॉर्पोरेट कमा रहा है। एक्चुअली कॉर्पोरेट जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में घूमते रहते हैं ना, वो एकदम से स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अमीर गरीब होते हैं। तो किसी के शेयर बिल्कुल गिर गए तो वो सुसाइड कर लेगा अगले दिन। इस प्रकार की न्यूज आती रहती है जब भी कोई क्रैश होता है स्टॉक मार्केट में। तो एंड में यहाँ पे
फुरकान कुमर साहब यही बोल रहे हैं। ये जो आर्टिकल है फुरकान कुमर साहब ने लिखा है, प्रोफेसर है ये फाइनेंस की जामिया मिलिया इस्लामिया में। इनका ये बोलना है कि देखिए रॉबर्ट जे शिलर जो एक नोबेल लॉरेट है, उन्होंने क्या बोला, he attributed this phenomena of creating a possible bubble to irrational exuberance, and the bubbles are seldom long lasting and burst sooner than later. When the bubble bursts, this causes a kind of financial earthquake. देखा था ना हर्षद मेहता स्कैम में क्या हुआ था, जब स्टॉक मार्केट गिरा सारी की सारी होल्डिंग्स बैंकरप्ट हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी पे बात आ गई। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने अपनी कमाई की पाई पाई इन स्टॉक्स में लगा रखी थी। इसीलिए यहाँ पे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो देखिए ऐसा होता है ना, इस प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, खासकर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक व्यू पॉइंट है, और वो व्यू पॉइंट क्या बता रहा है, ये व्यू पॉइंट ये बता रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो बूम आया है ये बूम सस्टेनेबल नहीं है। ओके, ये बूम इसलिए नहीं है कि ये प्रॉफिट्स की कंपनियां जिनके दाम बढ़ रहे हैं शेयर के प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर बेसिस पे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब ये गिरेगा ना बर्बाद हो जाएंगे लोग। तो बेटर है कि लोग अभी समझ जाएं, लेकिन अभी नहीं समझेंगे। स्टॉक मार्केट का बूम ऐसा होता है, उसका नशा ही ऐसा होता है, लोगों को नहीं समझ में आता जब तक वो चीज गिरती नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेटर देन एवर पुदुचेरी नीड्स एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नॉट इमर्स्ड इन पॉलिटिकल रैंगल्स। ठीक है भाई, रिसेंटली यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में फाइनली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं भाई, 2 महीने बीत चुके हैं, 50 दिन से तो सीएम हैं आपके एन रंगास्वामी जी, और अब जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे नॉमिनेट हुए, 5 मिनिस्टर्स यहाँ पे नॉमिनेट हुए, जिसमें से 3 हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के और 2 हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, खास बात यह है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पहली मिनिस्ट्री है ये किसी भी स्टेट में जिसको बनने में इतना समय लगा है। रीजन बीइंग ये प्री पोल अलायंस था, बीजेपी और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के बीच में पहले ही बातचीत हो चुकी थी कि हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, तो इलेक्शन से 2 महीने लग गए इनको सरकार बनाने में। इस बात पे इनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रीजन ये है कि नॉर्मल कर केसेस में जहां पे भी बीजेपी की इस एनडीए ने सरकार बनाई है वो सही समय पे अपनी सरकार बना लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता उनको। बट यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज थे पुदुचेरी के ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कि उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में समय लग गया, और ये इशू अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, अभी भी डिफरेंसेस हैं, अभी भी आगे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो नए 5 मिनिस्टर्स आए हैं इनको पोर्टफोलियो कौन कौन सा देना है ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। तो देखते हैं इसके ऊपर आगे कितनी लड़ाई होगी। एक चीज पे डिसीजन लिया जा चुका है। पहले क्या था कि जो बीजेपी की लोकल यूनिट थी वो डिमांड कर रही थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए पुदुचेरी में। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के जो एन रंगास्वामी साहब है इनका क्लैरिटी थी कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं। अब चलिए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने भी इस बात को मान लिया है कि कोई जरूरत नहीं है भाई डिप्टी सीएम की, क्यों डिप्टी सीएम बनाना है, तो डिप्टी सीएम तो अब देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के 9 एमएलए हैं असेंबली में, हालांकि इसमें से 3 एमएलए नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एग्जैक्टली 6 एमएलए जीत के आए हैं बीजेपी के। पहली बार यूनियन टेरिटरी में थोड़ी बहुत पावर का एहसास हो रहा है यहाँ पे बीजेपी को, बीजेपी की सरकार इससे पहले यहाँ पे नहीं बनी है। ओवरऑल एक चीज अच्छी है कि एन रंगास्वामी जी ने एक सोशल बैलेंस को मेंटेन करके रखा है। जो 3 मिनिस्टर्स हैं उनमें से 2 शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 1 वुमेन है, तो एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा, खास बात यहाँ पे ये है कि जब इस बात पे हम लोग सोचें कि भाई इतना समय क्यों लग गया यहाँ पे कैबिनेट के अपॉइंटमेंट में, तो एक रीजन निकल के आता है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब बीमार थे, रंगास्वामी जी को कोविड हो गया था, तो उसके चलते वो क्वारंटीन में थे, काफी समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो क्या ये रीजन था कैबिनेट फॉर्मेशन में डिले का? देखिए एक ये रीजन हो सकता है, बट दिस वॉज नॉट द ओनली रीजन। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज थे यहाँ पे रूलिंग पार्टी के बीच में, और ये जो आपकी और मतलब रूलिंग पार्टी मतलब ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। खास बात यह है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के एग्जैक्ट पॉइंट्स के इंप्लीमेंटेशन पे हो सकता है इन दोनों के बीच में एक बहस, एक इशू, एक कन्फ्रंटेशन अभी भी होता रहे। यहां पे जो कुछ भी अनाउंसमेंट किए गए हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा, वो अनाउंसमेंट किस हद तक पूरा कर जाएंगे इसके ऊपर भी बहुत डाउट है। रीजन बीइंग कि भाई देखिए जो भी रेवेन्यू बजट है पुडुचेरी का, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या फर्क होता है मैंने आपको कई बार बताया। रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो डेली मर्रा के खर्चों में इस्तेमाल किया जाता है,
तो मान लीजिए डेली मर्रा के खर्चों में इस्तेमाल करने के लिए पुदुचेरी असेंबली के पास 100 रुपया है। अभी 100 रुपए में से 18 रुपए तो देखिए डेप्ट सर्विसिंग में चला जाता है। अब आप बोलोगे डेप्ट सर्विसिंग क्या चीज होती है? देखिए आपको पता है कि सरकारें उधार उठाती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज के तो उधार उठाती है। अब जब सरकार उधार उठाएगी तो उस उधार का प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा वापस करेगी और उसके साथ साथ ब्याज वापस करेगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसको बोला जाता है डेप्ट सर्विसिंग। आपने जो डेप्ट उठाया, मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार पे लिया और आपने बोला कि भाई तुम एक काम करो, अगले साल में मुझे 20% इंटरेस्ट के साथ 12,000 वापस करना, प्रति महीना 1,000 रुपए। तो मैं अगर प्रति महीना 1,000 रुपए वापस कर रहा हूं तो मैं आपका प्रिंसिपल भी वापस कर रहा हूं, ब्याज भी वापस कर रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य की सरकारें, यूनियन टेरिटरी की सरकारें लोन उठाती है मार्केट से। अभी लोन उठाया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा, तो वो लोन और उसके इंटरेस्ट के साथ जो भी वापसी जाती है उसको बोला जाता है डेप्ट सर्विसिंग। तो 100 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से 18 रुपया तो इसी डेप्ट सर्विसिंग में चला जाता है। फिर इस 100 रुपए में से 35 रुपया यानी 35% चला जाता है सैलरीज में, पेंशन में। फिर बिजली की परचेज में 17% चला जाता है। तो कुल मिला के 35, 17, 52 हो गया, 52, 18, 70% हो गया। तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद पैसा बच नहीं रहा है सरकारों के पास खत्म करने के लिए। तो ये जो इतने बड़े बड़े लॉफ्टी आइडियाज लिख रखे थे इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि लोगों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो एक्चुअली में कितना कर पाएंगे इसके ऊपर एक बड़ा डाउट है। डाउट क्यों? क्योंकि पैसा होगा तब कुछ करोगे ना। तो यहाँ पे ऑथर यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दे रहा है कि नए गुड्स को प्रॉमिस करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स है पुदुचेरी के अंदर जो कि काफी अच्छी हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ये बात यहाँ पे बोला है। पॉलिटिकल बिकरिंग को अवॉइड करो। ये जो रंगा स्वामी और बाकी बीजेपी के लीडर्स आपस में जो बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसको बंद करो। एक करप्शन फ्री क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है पुदुचेरी के लोगों को, जो कि उनको वहां पे मिल नहीं पा रहा है। और ये यहाँ पे टारगेट होना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज का, ना कि एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिंग डाउन मीटिंग्स बिहाइंड द सीन्स, रिपोर्टिंग ऑन बैक चैनल टॉक्स इज अ लार्जर पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, शर्म अल शेख की कहानी बता रही है सुहासिनी हैदर जी। चलिए मुझे बताइए कि शर्म अल शेख कौन सी कंट्री में? ओके, तो ये बता रही है कि एक बार शर्म अल शेख में एक कार निकली एक ऐसे होटल से जहां पे इंडियन डिप्लोमेट्स रुके हुए थे। उस कार में पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो ये जो इंडियन जर्नलिस्ट का जत्था था ये उनकी कार को फॉलो कर रहा था कि जैसे वो कार से निकलेंगे उनके सामने माइक लेके पहुंच जाएंगे, सर सर बताइए। आपने देखा भी होगा फिल्मों में कि, और फिल्म स्टार्स के सामने, और क्या नाम से जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनको फिल्मों में पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे बाहर निकले जर्नलिस्ट अपना कैमरा लेके, अपने ये माइक्रोफोन लेके पहुंच गए, सर आपका ये इस पे क्या राय है, उस पे क्या राय है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो कुल मिला के उस समय पे शर्म अल शेख में बैक एंड में इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या क्या बातचीत हो रही थी, एक्चुअली में नॉन अलाइंड मूवमेंट था 2009 का। खैर इस आर्टिकल में शर्म अल शेख कहाँ ये भी लिखा हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया पाकिस्तान के बैक एंड नेगोशिएशंस क्या हो रहे थे शर्म अल शेख में 2009 में, उसको ट्रैक करने के लिए ये जो जर्नलिस्ट थी अपने बाकी जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के पीछे दौड़ रही थी। ऐसे बहुत से इवेंट्स यहां पे दे रखे हैं। ओके, फिर यहां पे उन्होंने बताया कि 2002 में ये काठमांडू में थी और काठमांडू में एक मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के बीच में और सरताज अजीज के बीच में। सार्क समिट चल रहा था काठमांडू में और वहां पे ये मीटिंग हुई थी। हुआ उस समय पे एक चीज और थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी समय पे ऑपरेशन पराक्रम करके एक लड़ाई चली थी इंडिया के साथ साथ। ये जो पाकिस्तान के ट्रूप्स थे ये धोखे से इंडिया की जमीन के अंदर घुस गए थे और इंडियन फोर्सेज ने उनको पुश बैक किया था। तो जो ऑब्वियसली बात है हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में गर्माहट होगी, उसके बीच में परवेज मुशर्रफ आया और उसने वाजपेयी जी के साथ हाथ मिला दिया। तो उस इवेंट को ट्रैक किया जर्नलिस्ट ने। तो कहीं ना कहीं कभी कभी इन जर्नलिस्ट को थोड़ा एग्रेसिव सिक्योरिटी गार्ड्स, हॉस्टाइल ऑफिशियल्स के साथ भी डील करना पड़ता है। और खासकर जब इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में गर्माहट हो और अभी अभी ऑपरेशन पराक्रम जैसी चीज हुई हो और उसके बाद किसी एक इंटरनेशनल इवेंट में कोई जर्नलिस्ट जबरदस्ती घुस घुस के देखे कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही पीछे से, तो ओवरऑल कभी कभी मतलब आप कह सकते हो कि इरिटेशन सी होने लगती है हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स को। इनफैक्ट यहाँ पे सुहासिनी हैदर जी बता रही हैं कि इन्होंने एक इवेंट कवर किया था और उस इवेंट में इन्होंने एक स्टोरी बनाई थी। उस स्टोरी में बताया था कि कैसे दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, मतलब कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं। अभी जो मिलने वाली हरकत थी ये इंडिया में अच्छी साउंड नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा वाइड स्प्रेड सेंटीमेंट था, पाकिस्तान ने धोखे से अटैक किया था, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था। तो
जब इन्होंने स्टोरी कवर की सुहासिनी हैदर ने, तो इनको काफी सुनाया गया, चिल्लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लोग इनसे नाराज थे। बाद में नेपाल ने ही एक फोटो रिलीज की जहां पे दोनों फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करके दिखाए गए कॉन्फ्रेंस हॉल में, यानी पाकिस्तान के और इंडिया के। तो कुल मिला के ये कहना ये चाह रही है सुहासिनी हैदर कि जो जर्नलिस्ट बैक एंड से रिपोर्टिंग करते हैं ना, कभी कभी इनको काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग बहुत देर तक घूमते रहते हैं, हो सकता है कि कोई बड़ा मिनिस्टर इनसे मिले ही नहीं, मान लो मिल भी लिया तो कुछ कंक्रीट निकले उसका पता नहीं, और मान लो कंक्रीट निकाल के छाप भी दिया तो इनको दुश्मनी भी बाद में झेलनी पड़ सकती है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे कि ये बता रही है कि देखिए अब जर्नलिस्ट का काम और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब क्या है कि बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। जब भी कोई ऑफिशियल इवेंट होता है, डिप्लोमेट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, तो जर्नलिस्ट को थोड़ा दूर रखा जाता है। जो वेल सोर्स जर्नलिस्ट होते हैं वही जान पाते हैं कि कहाँ कौन सी मीटिंग हो रही है, और वो भी जानना बहुत मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले इंडियन और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे बैंकॉक में। उनको ये नहीं पता था कि कुछ ही होटल्स, मतलब कुछ ही दूर होटल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और पाकिस्तान के एनएसए नसीर जंजुआ बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। फिर जो सार्क समिट हुई थी मालदीव्स में, तो कभी कभी तो क्या होता है कि मालदीव्स जैसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि एक ही आइलैंड पे सारे डिप्लोमेट्स हैं और जर्नलिस्ट को उस आइलैंड पे आने ही नहीं दिया गया, जर्नलिस्ट दूसरे आइलैंड पे, और किसी भी बोट से उन जर्नलिस्ट को उस मेन आइलैंड पे आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अब जर्नलिस्ट के ऊपर लगाए जाते हैं व्हेन कवरिंग ऑफिशियल डिप्लोमेटिक इवेंट्स। और सबसे खास बात यह है कि जब से कोरोना का पैंडेमिक आया उसके बाद तो इतने ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लग गए कि ये काम और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अब देखिए इसका कोई पर्पस नहीं है कि ये आर्टिकल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिखाया गया कि जर्नलिज्म में इंसान को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और डिप्लोमेटिक कवरेज देखिए, अगर पॉलिटिकल बॉसेस ये चाहते ही नहीं है कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं बैक एंड से जर्नलिस्ट तक पहुंचे, तो जर्नलिस्ट का एक्सेस ब्लॉक करना उनके लिए बहुत आसान है। आपने मालदीव्स वाला एग्जाम्पल देखा। एक और एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे 50 साल पहले का, यूएस के राष्ट्रपति की बात की जा रही है। उस समय पे यूएस के राष्ट्रपति थे, यूएस प्रेसिडेंशियल एडवाइजर, इनफैक्ट राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंशियल एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर। ये बीजिंग गए थे एक सीक्रेट विजिट पे। और ये बीजिंग पता है कैसे गए? ये पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में उन्होंने दिखाया कि इनकी तबियत खराब हो गई है, तो पाकिस्तान वालों ने उनसे बोला कि भाई तबियत खराब हो रही तो आप एक काम करो, नाथिया गाली नाम के हिल स्टेशन है, वहां कुछ समय बिताओ। एक्चुअली में ये मीडिया पर से और अपने देश के ऑफिशियल्स पर से नजर हटाना चाहते थे, और चुपचाप से ये फ्लाइट पकड़ के बीजिंग चले गए, क्योंकि उस समय पे यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन का मन था बीजिंग के साथ रिश्ते अच्छे करने का। तो देखिए कैसे बैक एंड से ये जो पॉलिटिशियंस हैं कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजों को नॉर्मल जनता को दिखाना नहीं चाहते, ओके, और इसीलिए इन चीजों की जो रिपोर्टिंग होती है वो काफी मुश्किल हो जाती है। सो दीज आर द जेन्युइन प्रॉब्लम्स दैट जर्नलिस्ट फेस व्हाइल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। और अब आज का आखिरी आर्टिकल, व्हाट लाइज अहेड फॉर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था। क्या ये कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को एड्रेस कर पा रहा है? क्या ये एक्यूमुलेशन ऑफ बैड लोन्स को रोक पा रहा है? यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। सुरेश सादरी साहब बात कर रहे हैं, अपर्णा रवि जी बात करी, आर के बंसल साहब बात कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन तो पूछा गया आर के बंसल साहब से कि साहब ये बताइए, आईबीसी को आए हुए 5 साल हो गए हैं, क्या ये सही तरीके से काम कर पा रहा है? देखिए इनका ये बोलना है कि देखिए सही तरीके से तो ये काम कर रहा है। पिछले 5 सालों में आईबीसी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। सेक्शन 29A को बाद में इंट्रोड्यूस करके कुछ चेंजेस भी किए गए, रिकवरीज और रेजोल्यूशन हुए हैं। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि पहले 5 साल 6 साल ज्यादा समय लग जाता था एक कंपनी को पूरी तरीके से डिसॉल्व करके पैसा वसूलने में। अब ये जो प्रोसेस है वो 3 साल पे आ गया है। तो नो डाउट यहाँ पे आप कह सकते हो एक इंप्रूवमेंट है, लेकिन कुछ और चीजें करने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्यादा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स बनाने की जरूरत है, एनसीएलटी ज्यादा बनाने की जरूरत है। ठीक है, एनसीएलटी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को भरने की जरूरत है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल की बेंचेस बहुत कम है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। और पुराने केसेस की पेंडेंसी खत्म करने की जरूरत है। एक्चुअली में ये प्रोसेस डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले के केसेस की पेंडेंसी ज्यादा है, और उस पेंडेंसी खत्म करने के लिए आपको ज्यादा एनसीएलटी अपॉइंट करनी पड़ेगी, उनके अंदर मेंबर्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे बोल रहे बंसल साहब। फिर बंसल साहब ने एक, आप देखोगे कि बहुत अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया है। क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पे? बंसल साहब का यहाँ पे बोलना है कि इंडिया में ज्यादातर जो कंपनीज है ना वो प्रमोटर ओन्ड कंपनीज। अब समझिए,
प्रमोटर ओन्ड कंपनीज की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे प्रमोटर ही ओनर है, और जब प्रमोटर ही ओनर है तो जब आप उस कंपनी के डिसोल्यूशन में जाओगे तो आप उस ओनर को पकड़ोगे और उससे एसेट्स को वसूलोगे। ठीक है भाई। फॉरेन कंपनीज में क्या होता है कि प्रमोटर कोई और होता है, ओनर कोई और होता है, और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे मैनेजिंग का काम कोई और कर रखा होता है। तो प्रमोटर अलग होता है, ओनर अलग होता है, मैनेजिंग अलग होता है, और इनके पास अलग अलग स्टेक्स होते हैं। तो फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जब कोई कंपनी डिसॉल्व होती है तो उस कंपनी की ओनरशिप 3 अलग अलग या 4 अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स के पास होती है, अलग अलग लेवल्स पे सेग्रीगेटेड होती है, और इन अलग अलग प्लेयर्स से रिकवरी करना फिर भी थोड़ा आसान होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि ज्यादातर केसेस में प्रमोटर ओन्ड कंपनी है, मतलब एक ही प्रमोटर उसका ओनर होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल्स पे उसके ओनर नहीं है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही अगर उसका ओनर है और वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है तो आप उससे ज्यादा रिकवरी कर नहीं पाओगे। ये प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर किसी एक कंपनी की ओनरशिप अलग अलग लेवल्स पे बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया है बंसल साहब ने। तो बंसल साहब का ये प्रमोटर ओन्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 29A के चलते कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए। इन्होंने बताया कि अब 3 साल में इंसॉल्वेंसी हो रही है, पहले इसी इंसॉल्वेंसी को 5 साल, 8 साल, बहुत साल लगते थे। और इनका ये बोलना है कि एनसीएलटी में सीटें बढ़ाने की जरूरत है, वैकेंसीज को फिलअप करने की जरूरत है, एनसीएलएटी की ज्यादा बेंचेस बनाने की जरूरत है। फिर अपर्णा रवि जी यहाँ पे क्या बोल रही हैं? अपर्णा रवि जी बोल रही हैं कि देखिए कुछ चीजों में डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इन डिलेज को रोकने की जरूरत है। कैसे डिले? जैसे कि फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी वाला प्रोग्राम। अभी जेट एयरवेज के इंसॉल्वेंसी वाले प्रोग्राम, देखिए आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में होता क्या है। एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाता है और वो बोर्ड इस बात को डिसाइड करता है कि इस कंपनी के ये वाले एसेट्स इस तरीके से बेचे जाएंगे तो इससे इतना पैसा निकल सकता है। और जो भी प्लान, जो भी रेजोल्यूशन यहाँ पे तैयार किया जाएगा ना ऑफिशियल लिक्विडेटर के द्वारा, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट होता है, वो प्लान को अप्रूवल कौन देगा? क्रेडिटर्स कमिटी। क्रेडिटर्स कमिटी कौन? तो वो बैंकों का ग्रुप जिन्होंने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लोन दिया है। समझ गए? क्योंकि ज्यादातर ये जो रिकवरी है वो बैंक ही कर रहे होते हैं। बैंकों ने हजारों करोड़, 100 करोड़ लोन बांटा होता है और कंपनी चलती नहीं है तो बैंकों का पैसा फंस जाता है, तो ये बैंक अपना पैसा वापस निकालने के चक्कर में होते हैं। तो क्रेडिटर्स कमिटी में ज्यादातर बैंक वाले ही बैठे होते हैं। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आपका लिक्विडेशन का प्लान बनाएगा और वो प्लान अप्रूव होना होगा क्रेडिटर्स कमिटी से। अभी जो जेट एयरवेज का प्लान था ये क्रेडिटर्स कमिटी से अक्टूबर 2020 में अप्रूव हो गया था। तो एनसीएलटी को अप्रूवल देने में जून 2021 क्यों लग गया? जब अक्टूबर 2020 में ऑफिशियल लिक्विडेटर प्लान बना चुका है, उसको क्रेडिटर्स कमिटी अप्रूवल दे चुकी है, तो एनसीएलटी को अप्रूवल देने में जून 2021 क्यों लग गया? इतना डिले क्यों हो रहा है भाई? ये बात यहाँ पे अपर्णा रवि जी बोल रही हैं। तो इनका बोलना है कि इस प्रकार के डिलेस को रोकने की जरूरत है, कोड के इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ये बात यहाँ पे अपर्णा रवि जी बोल रही हैं। और फाइनली यहाँ पे जो आखिरी व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है वो आर के बंसल साहब का निकल के आ रहा है। आर के बंसल साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए एनसीएलटी में हेयर कट की एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। हेयर कट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 200 करोड़ रुपए की कंपनी है। अभी 200 करोड़ रुपए की कंपनी है और 200 करोड़ रुपए का लोन था। ठीक है, 200 करोड़ रुपए का लोन था और इस लोन में से जब आपने इंसॉल्वेंसी की तो आपको 50 करोड़ रुपया मिल गया। मतलब खराब कितना हो गया? 150 करोड़ रुपए खराब हो गया। तो हेयर कट कितने का हो गया? 150 करोड़ का हो गया, 75% का हो गया। तो वो केसेस जहां पे हेयर कट बहुत ज्यादा नहीं है वो केसेस चलिए अच्छे माने जाते हैं कि मान लीजिए 200 करोड़ की कंपनी थी और आपके 150 करोड़ वसूल हो गए, 50 करोड़ ही नुकसान हुआ, तो 25% का हेयर कट हो गया। लेकिन जहां पे हेयर कट 70%, 80%, 90% चला जाता है वहां पे प्रॉब्लम है। अब वो कंपनीज जहां पे अच्छे खासे एसेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टील कंपनी, तो स्टील कंपनी के अंदर इंडस्ट्रियल मशीनरी होगी, स्टील होगा और उसको बेच के आप फिर भी थोड़ा बहुत पैसा वसूल सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ईपीसी कंपनी। अभी ईपीसी कंपनी क्या होती है? मान लीजिए कि एक पावर कंपनी है, ईपीसी कंपनी, ओके, और इस ईपीसी कंपनी ने एक ठेका उठाया कि भाई हम लोग सोमालिया में एक पावर प्लांट लगाएंगे 80 मेगावाट का। तो ये ईपीसी कंपनी क्या करेगी कि भाई उस पावर प्लांट में लगने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो कहीं और से खरीदेगी। ओके, इंजीनियर्स अपने वहां पे भेजेगी इक्विपमेंट्स लगाने के लिए। मतलब इस ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास अपना खुद का कोई बहुत एसेट नहीं होता। वो इधर उधर से चीजों को खरीद के फाइनल जगह पे जाके चीजों को इंस्टॉल कर देते हैं।
तो जब एक ईपीसी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, बहुत ज्यादा उसके पास एसेट्स होते नहीं है लिक्विडेट करने के लिए। तो अगर ईपीसी कंपनी अगर आप मान लो इंसॉल्वेंसी में डालते हो तो उसमें हेयर कट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वसूल नहीं कर पाओगे। और मान लो कोई स्टील सेक्टर की कंपनी है, उससे आप ठीक ठाक चीजें वसूल कर सकते हो। रीजन बीइंग कि उसके पास फिर भी एसेट्स पड़े हुए होंगे। फिर हेयर कट को आप डिसाइड कैसे करोगे? मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है, जैसे वीडियोकॉन हो गई, कोई और कंपनी हो गई, इसका कोई बहुत बड़ा प्रमोटर है। अभी उस बड़े प्रमोटर के पास वर्थ है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है इंसॉल्वेंसी की। हालांकि अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी कोर्ट्स ने और सरकार ने ये बोल दिया है कि जो बड़े प्रमोटर्स होंगे, जिन्होंने अपने एश्योरेंसेस दिए हैं लोन देते वक्त किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उनको पर्सनली भी लायबल माना जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने ये न्यूज खत्म की थी। तो कुल मिला के हेयर कट कितना होना चाहिए और कंपनी की वैल्यूएशन किस हिसाब से होनी चाहिए। तो भाई कंपनी ने कितना लोन उठाया और आप एक्चुअली में इंसॉल्वेंसी में उससे कितना वसूलने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हेयर कट ज्यादा और कम होता नजर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। फॉर अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से स्टेबलाइज करने की जरूरत है। वो इंडस्ट्री जैसे स्टील जैसी इंडस्ट्रीज जहां पे आप ज्यादा एसेट वसूल सकते हो, वहां पे अलग करना है। ईपीसी जैसी कंपनीज में अलग करना है। तो अगर ईपीसी जैसी कंपनी में कोई ऐसी होल्डिंग कंपनी है जिसके पास कोई दूसरी कंपनी जो काफी प्रॉफिटेबल है, तो उससे पैसा निकाला जा सकता है। और मान लो कोई स्टील की कंपनी जहां पे स्टील बेच के हम पैसा वसूल ले रहे हैं, तो जबरदस्ती होल्डिंग कंपनी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ व्यू पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। मैं इतने ही व्यू पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। काफी ट्रिकी टॉपिक है और लेक्चर भी अब ठीक ठाक लंबा हो गया। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा देनी है तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में हो जहां पे इस प्रकार की वीडियोस देखने में लोग इंटरेस्टेड तैयारी कर रहे हैं, वहां पे उन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। गुड बाय।